चलिए बच्चों, हम टॉपिक शुरू करते हैं द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा से, है ना। तो जो बुद्धा की टीचिंग थी उनको रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है स्टोरीज की मदद से। बेसिकली वो स्टोरीज जो हमें सुत्त पिटक में मिली हैं। अभी सुत्त पिटक क्या है बेटा? बुद्धिस्ट जो मेन लिटरेचर है उसे त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, त्रि मतलब तीन, पिटक मतलब बुक्स। तो त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। इन तीन पिटक में पहली हो गई सुत्त पिटक, दूसरी हो गई विनय पिटक, तीसरी हो गई अभिधम्म पिटक। ठीक है, नाम याद रखिएगा। त्रिपिटक में सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक में कहानियां है, विनय पिटक में कोड ऑफ कंडक्ट है, अभिधम्म पिटक में रिलीजन के बारे में है ना। तो कुछ स्टोरीज हैं जिसमें बताया गया कि गौतम बुद्ध के पास में मिरेकुलस पावर थी, चमत्कारी शक्तियां थी। जबकि कुछ में बताया गया कि बुद्ध अपनी शक्तियों का इस्तेमाल ना कर कर लोगों को कन्विंस करते थे अपने रीजन, अपने परसुएशंस के द्वारा, है ना, ताकि लोग उनकी बातों को समझ सकें। एग्जाम्पल के लिए आप लोगों ने सुना होगा, एक दुखिहारी बूढ़ी माँ रोते हुए गौतम बुद्ध के पास आई। उसने पूछा कि गौतम बुद्ध, मेरे मेरा बेटा मर गया है, उसे जिंदा कर दो। तो गौतम बुद्ध ने उसे समझाया कि जाओ पहले ऐसा तो हो नहीं सकता, लेकिन वो मान नहीं रही थी, कह रही थी नहीं आप सब कुछ कर सकते हो। तो बुद्धा ने कहा ठीक है, जाओ गांव के ऐसे घर से एक मुट्ठी सरसों लेकर आओ जिसके घर में किसी की मौत ना हुई हो। तो वो बूढ़ी औरत हर एक के घर पर गई, हर एक के यहाँ पर होकर आई, लेकिन जब उसे लौट कर आई तो खाली हाथ थी। तो गौतम बुद्धा ने उससे कहा कि लाओ सरसों दो। तो वो बोली कि सरसों तो बहुत थी, लेकिन ऐसा कोई घर नहीं मिला जिसमें किसी की मृत्यु ना हुई हो। तो गौतम बुद्धा ने उसको समझाते हुए कहा कि जो डेथ है वो इनएविटेबल है, यानी इसको टाला नहीं जा सकता, है ना। तुम्हारे बेटे को जिंदा नहीं किया जा सकता है। इस तरीके की जो स्टोरीज हैं, इनकी जो लैंग्वेज थी वो आम लोगों की भाषा में लिखी गई स्टोरीज थी, ताकि इन्हें हर कोई समझ सके। बुद्धिस्ट फिलॉसफी के अकॉर्डिंग देखें तो ये काम की बात बेटा यहाँ से शुरू होती है कि बुद्धिस्ट फिलॉसफी का कहना है कि ये दुनिया अनिक है। अनिक है, ट्रांजिएंट, यानी एक जगह पर रुकने वाली नहीं है। ठीक है, एक जगह पर ज्यादा देर ठहरती नहीं है। एंड कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, और लगातार बदलती जा रही है। ये सोललेस यानी अनंत है। याद रखना, अनंत मतलब का होता है जिसमें आत्मा ना हो, अनंत। सोललेस है। और यहाँ पर कुछ भी परमानेंट नहीं है या इटरनल नहीं है, यानी अंत तक नहीं बचेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है जो अंत तक रहे। इस ट्रांजिएंट यानी इस बदलते हुए दुनिया के साथ में देखा जाए तो जो सौरो यानी दुख, दुख को इन्होंने परमानेंट बोला। इन्होंने कहा कि दुख इंसानी जिंदगी से जुड़ा हुआ है, ये नेचुरल है, ह्यूमन एक्सिस्टेंस के साथ जुड़ा हुआ है। ये यही चीज इन्होंने दो चीज बताई कि दुख है, दुख का कारण है, और दुख का उपाय भी है, मतलब उसको कैसे सही किया जाएगा, ये चीज गौतम बुद्ध का मानना था। गौतम बुद्ध का कहना था कि अगर हमें इन सबसे ऊपर उठना है, हमें वर्ल्डली ट्रबल से ऊपर उठना है, तो इसके लिए हमें मध्यम मार्ग को अपनाना पड़ेगा। इसलिए याद रखिएगा, गौतम बुद्ध मध्यम मार्गी थे। मध्यम मार्गी तो किसके बीच की मध्यम मार्ग? एक तो बहुत गहरी तपस्या, ये भी नहीं करनी, और पूरी तरीके से चीजों के साथ जुड़ जाना, है ना, यानी विषाक्त हो जाना। तो ये दोनों ही नहीं चाहिए, ना तो सीवियर पीनेंस चाहिए और ना सेल्फ इंडल्जेंस चाहिए, है ना। इन दोनों के बीच का रास्ता, थोड़ा थोड़ा पीनेंस, थोड़ा थोड़ा इंडल्जेंस, इसके द्वारा ही हम दुनिया के ट्रेवल से ऊपर उठ सकते हैं। अगर हम अर्लीस्ट फॉर्म में देखें, बुद्धिज्म की जो अर्लीस्ट फॉर्म थी, इनका मानना था कि भगवान एक्सेस नहीं करता, है ना, ये इररिलेवेंट है। तो इनके अकॉर्डिंग फिर दुनिया किसने बनाई है? तो इनका मानना है कि जो सोशल वर्ल्ड है इसको इंसानों ने ही क्रिएट करा है, ना कि किसी डिवाइन ओरिजिन ने क्रिएट करा है। इसीलिए उन्होंने राजाओं को गृहपति, गृहपति मतलब घर का जो मेन मालिक वो होता है, ठीक है, गृह का जो मेन हेड होता है, इनसे कहा कि ये ह्यूमन रहें और एथिकल रहें, यानी ये क्या करें, अपने जो रिसोर्सेज हैं उन्हें दूसरों के साथ में बांटें। इंडिविजुअल एफर्ट एक्सपेक्ट था इन लोगों से, ताकि सोशल रिलेशंस को ट्रांसफॉर्म किया जा सके। गौतम बुद्धा ने इंडिविजुअल एजेंसी यानी खुद आत्म केंद्रीय और सही एक्शन को, यानी जो सही कार्य हैं, इसी को एक ऐसा जरिया माना जिससे वो क्या कर सकते हैं, रीबर्थ की, पुनर्जन्म की साइकिल से बाहर निकल सकते हैं और ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं और निर्वाण प्राप्ति कर सकते हैं। बेटा याद रखना, निर्वाण का मतलब होता है दुनिया के इन सभी रीबर्थ साइकिल से निकल जाना, दुनिया की तकलीफों से निकल जाना। लिटरली उनका मानना था कि इसमें हमारा ईगो, हमारी डिजायर सब खत्म हो जाएंगी, यही निर्वाण है। ये जो साइकिल है सफरिंग की, है ना, इसको तभी हम खत्म कर सकते हैं जब हम इस दुनिया को त्याग देंगे।
बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग जो इनके लास्ट वर्ड थे फॉलोअर्स के लिए वो क्या थे, वो ये थे कि उन्होंने अपने शिष्यों से कहा था कि तुम अपने लिए खुद के लिए लैंप बनो, यानी खुद के लिए ज्योति बनो, जो कि अपने साथ साथ दूसरों को भी लिबरेशन लिबरेशन करे, मतलब दूसरों को भी लिबर्टी दिलवाए। फॉलो फॉलोअर्स ऑफ द बुद्धा, ठीक है, बुद्धा के फॉलोअर्स की बात करते हैं, बुद्धा के फॉलोअर कौन कौन थे, ठीक है। बच्चों आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, आप लोगों को बताना है कि गौतम बुद्धा ने सबसे पहले अपना फॉलोअर किसे बनाया, ठीक है। दो जने हैं, मेरी तरफ से हिंट है, दो जनों को अपना सबसे पहले फॉलोअर बनाया, वो आपको बताना है। और इनका खास जो वो था फॉलोअर था अंगद, ठीक है, उनकी अभी हम बात करेंगे। तो अब क्या हुआ, हल्के हल्के गौतम बुद्धा के डिसिपल्स बढ़ने लगे, तो इन्होंने मिलकर एक बॉडी बनाई, ठीक है, एक बॉडी मतलब एक पूरी तरह से एक इंस्टीट्यूशन बनाया जिसका नाम दिया है संघ, एक ऑर्गेनाइजेशन जहां पर मॉन्क्स हुआ करते थे जो कि बाद में जाके धम्म के टीचर बने, यानी इन्होंने ही बुद्धिज्म को फैलाया। ये जो मॉन्क्स थे सादा जीवन जिया करते थे, इनका इनका पोजेशन यानी इनका जो अधिकार था वो सिर्फ ही कुछ ऐसी असेंशियल चीजों पर था जो जिंदगी के लिए बहुत जरूरी थी, जैसे कि एक कटोरा, इनके पास एक कटोरा हुआ करता था जिसमें ये लोग क्या करते थे, जो मतलब गांव के लोग वगैरह हैं उन लोगों से खाना रिसीव किया करते थे। ये दूसरों की मदद के ऊपर थे, इसीलिए इन्हें भिक्खु भी कहा जाता था। भिक्खु मतलब भिक्षा के ऊपर, जो भिक्षा मांग के रहता है। इनिशियली शुरुआती तौर पर देखा जाए तो सिर्फ आदमी लोग ही थे वो संघ ज्वाइन कर सकते थे, लेकिन इनकी जो मौसी थी यानी इनकी जो फॉर्मर माँ थी, फॉस्टर माँ थी, जिन्होंने इन्हें पाला था, नाम था उनका महाप्रजापति गौतमी, उन्होंने बहुत इंसिस्ट करा कि मैं भी ज्वाइन करना चाहती हूँ, सिर्फ आदमियों को ही क्यों अधिकार है, सिर्फ निर्माण प्राप्ति का, हम औरतें क्यों नहीं कर सकती। इसीलिए बाद में औरतों को भी परमिशन मिल गई कि वो भी संघ में जुड़ सकती हैं। बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इट वाज मेड पॉसिबल थ्रू द मेडिटेशन ऑफ आनंद, ठीक है। आनंद में बैठ के मतलब हम मेडिटेशन के द्वारा आनंद में जा सकते हैं। वन ऑफ द बुद्धिस्ट मतलब मेडिटेशन ऑफ आनंद, देखो सर समझना, ये आनंद इनके सबसे खास वो थे, सॉरी, शिष्य थे। तो आनंद की मेडिटेशन के बाद ही ये पॉसिबल हो पाया कि जो कि बुद्धा के सबसे सबसे खास शिष्य थे, है ना, जिन्होंने जिनके कहने पर ही औरतों को संघ से जोड़ा गया था, औरतों को संघ में जोड़ने से अलाउ कर दिया गया था, जिसमें बुद्धा की जो फॉस्टर मदर थी, इनकी मौसी भी थी महाप्रजापति गौतमी, जिन्होंने क्या करा था, महाप्रजापति गौतमी जिन्होंने संघ को ज्वाइन करा था। तो ये याद रखने की बात है कि पहली वुमेन कौन थी जिन्होंने संघ को ज्वाइन करा। ये भी क्या हुई, फिर बाद में भिक्खुनी बनी। बहुत सारी औरतें फिर बाद में संघ को ज्वाइन करी, बाद में ये भी धर्म की टीचर बनी, है ना। और जब ये धर्म की टीचर बनी और जब इन्होंने लिबरेशन प्राप्त कर लिया, यानी जब इन्हें मुक्ति प्राप्त हो गई, तब इन्हें थेरी कहा गया, ठीक है, थेरी कहलाएंगी औरतें, याद रखना। थेरी में भिक्खुनी में क्या अंतर है, भिक्खुनी जो संघ को ज्वाइन करके भिक्षा के ऊपर डिपेंडेंट रहेगी, और थेरी वो जिसने क्या करा, जो टीचर है धम्म की, जिसने लिबरेशन को प्राप्त कर लिया। जो बुद्धा के फॉलोअर्स थे वो अलग अलग सोशल ग्रुप को बिलोंग करते थे, जिसमें राजा भी थे, अमीर व्यापारी भी थे, गृहपति भी थे, है ना, और सादा जो उसके लोग थे, फॉक के लोग भी थे, वर्कर भी थे, स्लेव्स भी थे, इवन क्राफ्ट पर्सन भी इनके संग में जुड़े हुए थे। अगर आपने एक बार संघ ज्वाइन कर लिया, उसके बाद आप सभी समान हो, कोई राजा नहीं, कोई रंक नहीं, ठीक है। तो आपको अपनी जो पुरानी सोशल आइडेंटिटी है उसको त्यागना पड़ेगा, और अब आप सिर्फ भिक्खु या भुक्कनी ही बनकर रहोगे। ये जो इंटरनल फंक्शनिंग थी संघ की, ये गण और संघ की तरह ही काम किया करती थी। मतलब कई बार कुछ ऐसे वो हुआ करते थे मैटर्स जिस पे पहले डिस्कशन कर कर कंसेंसस पे पहुंचा जाता था, सभी लोग एक सहमति पे पहुंचते थे, और अगर एक सर्व सहमति नहीं बन पाती थी तो ऐसी कंडीशन में उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे वोट पड़वाया जाता था, ठीक है। तो वोट के द्वारा डिसीजन लिए जाते थे, इस तरीके से डिसीजन लेने का काम, या इस तरीके से फंक्शनिंग थी संघ की, वो चल रही थी। बुद्धिज्म रैपिडली ग्रो करता चला गया, है ना, बुद्ध के जीवन समय में भी और उनकी मृत्यु के बाद भी। ऐसे लोग जो अपने एक्सिस्टिंग रिलीजियस से डिससेटिस्फाइड थे, अपने रिलीजियस की प्रैक्टिसेस, है ना, और अपने जो सामाजिक जो उनका स्टेटस था उससे डिससेटिस्फाइड थे, वो लोग क्या हुआ, बुद्धिज्म की तरफ अट्रैक्ट होते चले गए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या था, यहाँ पर अपने से जो छोटे थे, है ना, उनके साथ में सही तरीके से व्यवहार किया जाना, उन्हें सही तरीके से सम्मान देना, है ना, ये सब कुछ था। और यहाँ पर बर्थ के बेसिस पे सुपीरियरिटी वगैरह नहीं थी, है ना। यहाँ पर क्या था, यहाँ पे मित्रता, मित्रता मतलब मित्रता, यानी अपने छोटों को मित्र बनाना, करुणा, उनके साथ कंपैशन रखना, है ना, उनके साथ दया रखना, इस तरीके की भावना थी, जिसकी वजह से लोग अपने धर्म की जगह पे बुद्धिज्म की तरफ बढ़ते जा रहे थे। खासतौर पे कौन छोड़कर आएगा अपने धर्म को, जो धर्म में पीड़ित होगा, ठीक है।
तो खासतौर पे यंगर और जो वीकर लोग थे, है ना, वो लोग क्या हुआ इस तरीके से बुद्धिस्ट टीचिंग के साथ जुड़ते चले गए और ये आदमी औरतें बुद्धिज्म में आकर जुड़ने लगी। अब हम बात करते हैं बच्चों स्तूपा की, कि स्तूप्स क्या होते हैं, ठीक है। तो स्तूपा की बात करते हैं, टॉपिक नंबर 7। तो हमने देखा जो बुद्धिस्ट आइडियाज थे, प्रैक्टिसेस थी, ये डायलॉग के द्वारा, मतलब अलग अलग ट्रेडिशंस में जो डायलॉग हुए, अलग मतभेद हुए, उनके द्वारा ये ऑरिजिनेट हुए थे, जिसमें ब्राह्मण, जैन और दूसरे अदर ट्रेडिशंस भी थे, जिनसे डायलॉग कर कर ये बुद्धिस्ट आइडियाज ऑरिजिनेट हुए थे। लेकिन जितने भी आइडियाज या प्रैक्टिसेस थे, इन सबको टेक्स्ट में प्रिजर्व नहीं किया गया था। मतलब हर वो प्रैक्टिसेस या आइडियाज जो कि बुद्धिज्म फॉलो कर रहा था, ऐसा जरूरी नहीं था कि वो टेक्स्ट में लिखा ही हो। जिसका एक बेस्ट एग्जांपल हमें मिल जाता है बेटा सेक्रेड प्लेस के बारे में। सेक्रेड प्लेस मतलब पवित्र जगहों के बारे में। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके बेसिस पर हम ये मान सकते हैं या ये जान सकते हैं कि कुछ प्रथाएं ऐसी रही होंगी बुद्धिज्म में जिसके बारे में टेक्स्ट में लिखा नहीं था। शुरुआती समय पर देखें तो लोग ऐसी जगह को पवित्र मानते थे जिन जगहों पर स्पेशल ट्रीज पाए जा रहे हैं, यूनिक रॉक्स पाई जा रही हैं, या जो कि बहुत ही सुंदर प्राकृतिक जगह हैं, इनको पवित्र मानते थे। इन जगहों को, ये जो साइट्स थी, ये यहाँ पे छोटे छोटे श्राइन्स थे जो कि इन जगहों से जुड़े हुए थे, जिन्हें कभी कभी बाद में जिन श्राइन्स को चैत्य कहा जाता था। मतलब कैसे चैत्य, चैत्य क्या होता है बेटा, अगर हम बात करें तो गौतम बुद्धा के जो, मतलब ये जो फ्यूनरल पायर करने के बाद में, अंतिम शवादान करने के बाद में जो बचे हुए थोड़े बहुत वो थे, अस्थियां वगैरह थी, उनसे जुड़ी हुई चीजें थी, उनको क्या करा जाता था, चैत्य में दबा दिया जाता था। इस तरीके से जो चैत्य थे, चैत्य भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलीजियस प्लेस बन गए थे। बुद्धिस्ट लिटरेचर के अकॉर्डिंग देखें तो कई चैत्य पाए गए थे। इनमें वो जगह जुड़ी हुई थी जो कि गौतम बुद्धा की जिंदगी से जुड़ी हुई थी। जैसे गौतम बुद्धा का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, नेपाल में है ना। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोध गया, जो कि गया था पहले बिहार में, गया जो कि बोध गया बना, वहां पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके बाद गया के बाद ये उत्तर प्रदेश में आई, जहां पर सारनाथ, सारनाथ में इन्होंने पहला अपना सरमन यानी पहला उपदेश दिया। बात याद रखना, गौतम बुद्ध ने पहला पहला उपदेश कहाँ दिया, तो सारनाथ में। इसके बाद इन्होंने अपनी जिंदगी का ज्यादातर समय जिस जगह पर गुजारा वो थी श्रावस्ती। ठीक है, अपनी जिंदगी का ज्यादातर समय जहां रहकर इन्होंने अपनी टीचिंग्स को बढ़ाया वो थी श्रावस्ती। और इसके बाद जहां इन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई, जहां इन्होंने दुनिया को त्यागा, वो थी कुशीनारा। ठीक है, कुशीनगर लिखा है ना, कुशीनारा या कुशीनगर पढ़ते हैं इसको। बेटा याद रखना, अगर हम लोग निर्वाण प्राप्ति करेंगे तो उसे निर्वाण कहते हैं। ठीक है, नॉर्मल निर्वाण है। लेकिन गौतम बुद्ध है, टीचर है, इन्होंने निर्वाण की प्राप्ति करी है ना। मतलब समझना, बुद्धिज्म के सबसे ऊपर, सबसे मतलब सेक्ट को शुरू करने वाले व्यक्ति हैं, तो इन्होंने निर्वाण प्राप्त करा, तो इनके निर्वाण को निर्वाण नहीं कहा गया, इनके निर्वाण को कहा गया महापरिनिर्वाण। याद रखिएगा ये टर्म्स थोड़ी थोड़ी, है ना। हल्के हल्के कर कर ये जो जगह थी, ये पवित्र में होती चली गई, या पवित्र तरीके से मानी जाने लगी। हमें पता है 200 साल बाद, मतलब गौतम बुद्धा की मृत्यु के 200 साल बाद, जब अशोका, अशोका जिन्होंने बुद्धिज्म को अपनाया था, अशोका जब लुम्बिनी पहुंचे, तो लुम्बिनी में उन्होंने यहाँ पर क्या करा, एक पिलर बनवा दिया, है ना। यहाँ पर पिलर बनवाया जिसको लोग देखने यहाँ पर आते हैं। अब देखते हैं बेटा स्तूपा क्यों बनाए, वाई वर स्तूपा मेड, है ना। तो स्तूपा क्यों बनाए जाते थे, कुछ ऐसी प्लेसेस भी थी जिन्हें पवित्र माना जाता था। यहाँ पर क्या था, गौतम बुद्धा के रेलिक्स यानी उनके अवशेष थे, जैसे बॉडी के कुछ रिमेन्स हैं, या कुछ ऐसी ऑब्जेक्ट्स जो कि उनके लिए बहुत जरूरत थी, जिनका उन्होंने इस्तेमाल करा था, उन्हें इन जगहों पर दफनाया गया था, दबाया गया था। ये जो माउंट्स थे, इनके ऊपर के जो टीले थे, इन्हें स्तूपा नाम दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा, स्तूपा क्या है, ऐसे टीले जिसके नीचे गौतम बुद्धा के अवशेष या उनसे जुड़ी हुई चीजों को दबाया गया है। ये जो ट्रेडिशन था स्तूपा को बनाने का, ये बुद्धिस्ट से पहले का रहा होगा, लेकिन बाद में ये बुद्धिज्म में जुड़ गया। इसमें ये जो रेलिक्स थे, जो कि जिन्हें पवित्र माना गया था, है ना, द एंटायर स्तूपा केम टू बी वेनेरेटेड एज एन एम्बलम ऑफ बोथ द बुद्ध एंड बुद्धिज्म। तो अब ये जो स्तूपा थे, ये चिन्ह बन गए थे, ये एक तरीके से देखें तो एक यादगार बन गए थे बुद्ध और बुद्धिज्म दोनों के। बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अकॉर्डिंग अशोकावदान, ठीक है, अशोकावदान नाम की एक बुक है, टेक्स्ट है, ठीक है, जिसमें अशोका ने क्या करा है, बुद्धा के जितने भी बचे हुए अवशेष थे उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया प्रपोर्शंस में, हर एक इंपॉर्टेंट शहर में, और ऑर्डर दिया कि वहां पर क्या किया जाएगा, स्तूपा बनाया जाएगा। मतलब इनके रेलिक्स को दबाया जाएगा और उसके ऊपर स्तूपा बनाया जाएगा। अशोकावदान नाम की बुक थी, जिससे हमें पता चलता है। सेकंड इसी के टाइम पर ऐसे नंबर ऑफ स्तूपास बनाए गए, जिसमें कुछ जगह हैं जैसे भारत हो गई, सांची हो गई, सारनाथ हो गई, है ना, यहाँ यहाँ पर स्तूपा बनाए गए। हाउ वर स्तूपास बिल्ट,
स्तूपा किस तरीके से बनाए गए, तो अब बच्चों काम की चीज है। स्तूपा के बाहर जो रेलिंग्स लगी हुई हैं, जो पिलर्स लगे हुए हैं, इनमें डोनेशंस मेंशन्ड है। डोनेशंस इंस्क्रिप्ट करके लिखी गई हैं कि किस किसने इस बिल्डिंग को बनाने और डेकोरेट करने के लिए डोनेट करा। इसमें कुछ डोनेशन राजाओं के द्वारा दी गई, जैसे सातवाहन राजाओं के द्वारा। कुछ थी जो कि गिल्ड्स कौन होते हैं, व्यापारियों का ग्रुप, है ना, जिनके उनके द्वारा दी गई। जैसे आइवरी वर्कर्स ने क्या करा, एक बहुत ही सुंदर गेटवे जो कि हाथी के दांतों से मिलकर बना था, उसको दान दिया सांची को, है ना, सांची वाले स्तूपा में, जिस पे उसका उनका नाम लिखा उनके गिल्ड का। इसी तरीके से सैकड़ों डोनेशंस थी जो कि आदमी औरतों के द्वारा दी गई थी, जिनके नाम हमें मेंशन मिलते हैं, है ना, रेलिंग्स वगैरह पर। इसके साथ साथ ये किस जगह को जुड़े हुए थे, उस जगह का नाम मिलता है जहां से ये लोग आए थे, वो क्या काम किया करते थे, ये सब भी लिखा हुआ है। इवन कई बार तो उनके रिलेटिव्स के नाम भी लिखे गए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भिक्खू और भिक्खुनी, जो लोग डोनेशन मांगने के लिए जाया करते थे, जो लोग जा जाके मदद मांगते थे, है ना, भिक्षा मांगते थे, उन लोगों के नाम भी मोनूमेंट पर लिखे गए हैं। क्लियर बच्चों? चलिए बच्चों, टॉपिक शुरू करते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ स्तूपा। स्तूपा का स्ट्रक्चर कैसा था, ठीक है। तो स्तूपा जो शब्द है, जिसका संस्कृत में मतलब होता है एक हीप मतलब होता है टीला, ठीक है। तो हीप है जो कि एक सेमी सर्कुलर माउंड होता है अर्थ के ऊपर। सेमी सर्कुलर मतलब आधे सर्किल जैसा एक टीला जो अर्थ के ऊपर रखा हुआ है, अर्थ का बना है, मिट्टी का, है ना। इसे अंडा भी कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। सेमी सर्कुलर मतलब ये अंडे जैसा है, ठीक है, अंडा भी कहा जाता है। हल्के हल्के क्या था, ये और भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के रूप में बढ़ने लगा। इसके चारों तरफ रेलिंग्स लग गई, ऊपर अलग अलग डिज़ाइंस बढ़ गई, है ना। इसके ऊपर भी नई नई चीज़ स्ट्रक्चर्स बनने लगे। इसके ऊपर बैलेंसिंग राउंड एंड स्क्वायर शेप्स, यानी इसके बीच में खंभे लगाए जाने लगे जो कि स्क्वायर शेप के थे या गोल तरीके के थे, ताकि जो इसे बैलेंस करने का काम करे। ये जो अंडा था, यानी ये जो अंडा था, इस अंडे के ऊपर की बात करें तो एक हर्मिका होती है। हर्मिका एक बालकनी जैसी होती है, ठीक है, ज़रा ध्यान रखिएगा, जो कि ये बताती है कि यहाँ पर क्या है, भगवान का घर है, गॉड्स का अबोर्ड है, ठीक है, घर है, ठीक है। तो इस अंडे के ऊपर ये जो रेलिंग लगी हुई है, हमें हर्मिका दिखती है। और आई थिंक इस हर्मिका के ऊपर से एक यष्टि का मतलब बात करते हैं, मास्ट मतलब होता है एक तरीके का एक डंडी टाइप की, यष्टि निकलती है ना, जिसके ऊपर एक छतरी या अम्ब्रेला लगा होता है। ये जो माउंड है, यानी ये जो हमारा ये अंडा था, इस अंडे के चारों तरफ रेलिंग होती है, जो कि ये रेलिंग की बात करें, ये इसे पूरी दुनिया से अलग करने का काम कर रही है। यानी ये पायस जगह हो गई, पवित्र जगह हो गई, है ना, इसे सेकुलर वर्ल्ड से अलग करने का काम कर रही है। जो शुरुआती स्तूप थे सांची के, बहारुत के, है ना, ये प्लेन थे, लेकिन इनकी किस चीज़ की बात कर रहे हैं, स्टोन की रेलिंग, ये प्लेन नहीं थी, क्योंकि इसको रिजेंबल किया गया था बैम्बू या वुडन फैंस जैसी लगती है देखने में, है ना। स्टोन की जो रेलिंग थी बाहर की, वो देखने में तो बैम्बू की रेलिंग जैसी लगती है, वुडन फैंस जैसी लगती है कि लकड़ी के फैंस लगा दिए गए हैं। और इस पे जो गेटवेज थे, इसके जो 4 द्वार है, एक ये और एक ये 4 द्वार हो गए इसके, है ना। तो जो गेटवेज थे ये काफ़ी रिचली कार्व थे, यानी पे गुदाई कर अलग अलग डिज़ाइंस बनाई गई थी, चीज़ें लिखी गई थी, और इन्हें चारों कार्डिनल पॉइंट्स पर लगा दिया गया था, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, चारों कार्डिनल पॉइंट्स पर इन्हें लगा दिया गया था। जो वर्शिपर्स थे, जो पुजारी लोग थे, जो इनमें आते थे वर्शिप करने के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ ईस्टर्न गेटवे की तरफ से ही आया करते थे। इसके बाद ये क्लॉकवाइज घूमते थे बच्चों, मतलब समझना, देखो इधर देखो, अगर आप इधर की तरफ से घुस रहे हो, है ना, इस तरफ से घुस रहे हो जहाँ ये एंगल की तरफ से, तो आप क्लॉकवाइज घूमोगे तो ऐसे घूमोगे इसके चारों तरफ। तो आप इधर की तरफ फेस करोगे तो आपके राइट हैंड पे होगा माउंट, आप जब इधर की तरफ जाओगे तब भी राइट हैंड पे होगा माउंट, जब आप इधर की तरफ जा रहे होगे तब भी राइट हैंड पर होगा माउंट, और जब आप नीचे की तरफ जा रहे होगे तब भी राइट हैंड पे माउंट होगा। यानी ये जो वर्शिपर्स थे, इसके चारों तरफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते थे, इस तरीके से कि जो माउंट है वो हमेशा उनके राइट की तरफ बना रहे, ठीक है, माउंट हमेशा राइट की तरफ बना रहे। ये इस चीज़ को बताता है कि जिस तरीके से आकाश में जो प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ घूम रहे हैं, उसी तरीके से ये वर्शिपर्स इसमें चारों तरफ घूमते हैं स्तूपा के अंदर। द माउंट ऑफ द स्तूपा केम टू बी elaborately carved with niches and sculpture as at अमरावती एंड शाहजी की देहरी इन पेशावर। अगर हम बात करते हैं कुछ माउंट्स की, यानी स्तूपा के माउंट्स की, उन्हें और भी ज़्यादा सुंदर तरीके से सजाया गया था नाइचेस की मदद से या मूर्तियों की मदद से, जैसे कि अमरावती के स्तूपा की बात करते हैं, या शाहजी की देहरी है जो पेशावर में पाकिस्तान में आज के टाइम पर, वहाँ की बात करते हैं, तो वहाँ पर तो और सुंदर सुंदर हमें नक्काशी देखने को मिलती है। इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिस्कवरिंग स्तूपा, द फेट ऑफ अमरावती सांची एंड सांची। बेटा ये सबसे काम की बात है, स्तूपा की खोज,
क्योंकि अमरावती की बदनसीबी और सांची की खुशनसीबी ही है इन स्तूपा की डिस्कवरी। अब अमरावती में भी स्तूप है और सांची में भी स्तूप है, तो स्तूप दोनों जगह हैं, लेकिन अमरावती की कहानी कुछ अलग है और सांची की कहानी कुछ अलग है। देखो, हर स्तूपा का अपने एक इतिहास होता है। जैसे कि हमने देखा, इनमें से कुछ जो हिस्ट्रीज होती हैं वो इस चीज़ के बारे में होती हैं कि इन स्तूपास को कैसे बनाया गया, लेकिन कुछ हिस्ट्रीज मतलब कुछ ऐतिहासिक घटनाएं इस चीज़ के बारे में बताती हैं कि इनको किस तरीके से खोजा गया। बन तो गए ठीक है, लेकिन इनकी डिस्कवरी कैसे की गई, इनके बारे में जानकारी कैसे मिली, इसके बारे में भी हिस्ट्रीज लिखी जाती हैं। इसमें से अब हम इनमें से किसी कुछ के बारे में हम बात करने वाले हैं। 1796 में एक लोकल राजा थे जो कि एक बहुत ही सुंदर मंदिर बनवाना चाहते थे इस अमरावती के स्तूप के खंडर पर। मतलब अमरावती का स्तूप का खंडर था, वो इसके ऊपर चाहते थे एक मंदिर बनवाया जाए। इसीलिए उन्होंने डिसाइड करा कि यहाँ जो पत्थरों का इस्तेमाल किया जाएगा, और उन्होंने सोचा कि यहाँ पर कोई खजाना वजाना दबा हुआ होगा, इसको हम निकालेंगे, है ना, जो ये हिल जैसा लग रहा है इसको हम खुद का इसमें से खजाना निकालेंगे और यहीं पर हम एक मंदिर बनवा लेंगे। कुछ साल बाद एक ब्रिटिश ऑफिशियल थे जिनका नाम था कॉलिन मैकेंजी। अंडरलाइन कर लीजिए बच्चों नाम को, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। कॉलिन मैकेंजी इस जगह पर घूमने आए सांची में। इन्होंने यहाँ पर कई सेवरल पीसेस देखे मूर्तियों के, स्कल्पचर के, और इसके बारे में इन्होंने डिटेल ड्राइंग बनाई जो कि आज तक कभी पब्लिश नहीं हुई। ठीक है, आज तक कभी पब्लिश नहीं हुई है। फिर 1854 में वाटर एलियट आए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट आदमी थे वाटर एलियट। ये कमिश्नर थे गुंटूर के, जो कि आंध्र प्रदेश की एक जगह है। ये अमरावती घूमने आए और उन्होंने यहाँ से भी क्या करा, अलग अलग जो स्कल्पचर के पैनल्स थे उन्हें कलेक्ट किया और वो उन्हें अपने साथ में मद्रास ले गए। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद बेटा इन्हीं स्कल्पचर्स को एलियट मार्बल्स नाम दिया गया, इन्हीं एलियट के नाम पे, क्योंकि यहाँ से खोज कर इसे मद्रास ले गए, इसलिए बाद में इन्हें एलियट मार्बल्स कहा गया। इसके अलावा इन्होंने यहाँ इसका वेस्टर्न गेटवे भी ढूंढा था कि इसका वेस्ट गेटवे कहाँ है। तो वो इस कंक्लूजन पे पहुँचे कि जो स्ट्रक्चर है अमरावती का, ये इतिहास का एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही सुंदर एक बुद्धिस्ट स्तूपा है जिसे आज तक बनाया गया था। ये इस कंक्लूजन तक पहुँचे। 1850s तक पहुँचते पहुँचते अमरावती की कुछ स्लैब्स थी अमरावती से, अब उन्हें अलग अलग जगहों पर ले जाया जाना शुरू हो गया था। इन्होंने खोज कर दी, इन्होंने कहा ये दुनिया का सबसे सुंदर है। अब पता चला इसके बाद क्या हुआ, अलग अलग जगहों के लोग आए यहाँ पे विजिट करिए और यहाँ की स्लैब्स निकाल के ले गए दूसरी जगह पर, है ना। जैसे कुछ स्लैब्स चली गई एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है कलकत्ता में, वहाँ पहुँचा दी गई। मद्रास के इंडियन ऑफिस में पहुँचा दी गई कुछ, है ना। कुछ इसी तरीके से लंदन पहुँचा दी गई, है ना, क्योंकि लोग चाहते थे सबसे पुरानी चीज़ें हैं तो वो अपने पास रखें, है ना, उन्हें म्यूजियम वगैरह में लगाएं। तो इस तरीके से अलग अलग जगह भेज दी गई। इट वॉज नॉट यूजुअल टू फाइंड दिस स्कल्पचर्स अडोर्निंग द गार्डन ऑफ ब्रिटिश। बेटा अगर आप देखोगे तो इतना ज़्यादा ये अनयूजुअल नहीं लगेगा कि यहाँ के निकले हुए जो स्कल्पचर्स हैं, मूर्तियाँ हैं, वो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स के गार्डन्स में आपको देखने को मिल जाए। मतलब समझो, यहाँ की मूर्तियों को निकाल कर ब्रिटिशर्स अपने गार्डन में लगाते थे सजाने के लिए, और ये बहुत अनयूजुअल सा प्रतीत नहीं होगा आपको। मतलब ऐसा नहीं लगेगा अरे ये तो अचंभा हो गया, यहीं पे देखने मिला। बहुत सारी मूर्तियाँ यहाँ से वहाँ ले आई गई। वास्तविक तौर पर देखें, एनी न्यू ऑफिशियल इन द एरिया, कोई भी नया ऑफिशियल जो इस एरिया में आता था वो यहाँ पर घूमने आता था, यहाँ से मूर्ति निकालता था और उसे अपने साथ में ले जाया करता था। किस चीज़ के पर्पज से? अपने गार्डन में सजाने के लिए। इन कुछ लोगों में से एक जिनका नज़रिया इस अमरावती को लेके बिल्कुल अलग था, उनका नाम था, वो एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, नाम था H.H. कोले। ठीक है, H.H. कोल की बात करें तो H.H. कोल बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन थे जिन्होंने एक बात बताई, इस अमरावती की इम्पोर्टेंस को समझा। ठीक है, उन्होंने लिखा कि एक सुसाइडल, मुझे ऐसा लगता है ये सुसाइडल है या इनडिफेंसिबल है। इनडिफेंसिबल मतलब ऐसी पॉलिसी जिसको डिफेंस नहीं किया जा सकता, कि टू अलाउ द कंट्री टू बी लूटेड ऑफ ओरिजिनल वर्क्स ऑफ एन एंशिएंट आर्ट, कि हम किसी भी देश की एंशिएंट आर्ट को लूटने की परमिशन दे दें, कि ये एक सुसाइडल है, ये एक इनडिफेंसिबल पॉलिसी है कि हम वहाँ के जो एंशिएंट आर्ट के जो ओरिजिनल वर्क्स हैं उन्हें लूटने की परमिशन दे दें किसी भी देश की। इन्होंने बोला, इन्होंने इसकी इम्पोर्टेंस को समझते हुए बोला। इनका मानना था ये जो म्यूजियम्स हैं वहाँ पर प्लास्टर की बनी हुई ऐसी ही मिलती जुलती स्कल्पचर रख देने चाहिए, जबकि ओरिजिनल स्कल्पचर को उसकी ओरिजिनल प्लेस पर ही जाना चाहिए जहाँ पे उसे पाया गया है। लेकिन दुर्भाग्यवश जो कोले थे वो उस समय की अथॉरिटीज़ को कन्विंस नहीं कर पाए इस अमरावती के बारे में। उनकी जो दलीलें थी इन सिटू को लेकर, मतलब इस कंडीशन को लेकर अगर हम बात करें इन सिटू का मतलब होता है स्पॉट। इस स्पॉट की बात करें
इसके जो प्रिजर्वेशन की बात थी एक सांची के केस में अडॉप्ट कर ली गई। मतलब समझना, कोले ने किसके लिए बात कही, अमरावती के लिए, कि भैया यहाँ पर इसके स्कल्पचर को यहीं रहने दो। लेकिन अमरावती के स्कल्पचर कहाँ चले गए, ब्रिटिश गार्डन्स में चले गए, अलग अलग जगहों पर चले गए। तो अमरावती का स्तूप हल्के हल्के करके तबाह होता चला गया, जबकि सांची के स्तूप के मामले में इस पॉलिसी को अडॉप्ट कर लिया गया, कोले द्वारा बताई गई। इस वजह से सांची का स्तूप आज भी पूरी तरीके से बरकरार है, प्रिजर्व्ड है, देखने जाया जा सकता है, पूरी तरीके से सुरक्षित है। लेकिन अमरावती का स्तूप खंडहर हो चुका है। रीज़न, कोले ने जो प्रिस्क्रिप्शन दिया था वो अमरावती के केस में एक्सेप्ट नहीं किया गया, उससे पहले ही उसकी इम्पोर्टेंस को कभी नहीं समझा गया और वहाँ से स्कल्पचर्स वगैरह निकाल कर ले जाए गए। जबकि अगर हम बात करें सांची के केस की, तो सांची के केस में इसको अपना लिया गया और सांची आज भी सर्वाइव कर रहा है। अगर हम सांची के सर्वाइव करने की बात करते हैं, सांची आज भी सर्वाइव कर रहा है, लेकिन अमरावती नहीं कर रहा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए बेटा, याद रखिएगा। 3 नंबर में तो बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन बनता है ये, है ना। यही सामने लिखा हुआ बिल्कुल क्वेश्चन, वाई डिड सांची सर्वाइव वाइल अमरावती डिड नॉट। तो वाई डिड द स्तूप ऑफ सांची सर्वाइव वाइल अमरावती डिड नॉट, एक्सप्लेन। 3 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल सामने आता है, बिल्कुल लिखा हुआ। तो याद रखिएगा इस वाले क्वेश्चन की बात, ऐसा क्यों हुआ। शायद जो अमरावती था, अमरावती को तब खोज लिया गया जब स्कॉलर्स को इन फाइंडिंग्स की वैल्यू ही नहीं पता थी, या उन्हें ये नहीं पता था कि कितना क्रिटिकल है इन चीज़ों को प्रिजर्व करके रखना, है ना। या किसी भी चीज़ को जहाँ ओरिजिनल जगह से पाई गई है उसे वहाँ से अगर हम ले जाएं तो ये कितना क्रिटिकल हो सकता है ना। किसी भी जगह की हिस्ट्री को लेकर, किसी की जगह की जो वहाँ की आर्ट है ना, उस आर्ट को लेकर कितना क्रिटिकल हो सकता है, ये स्कॉलर्स को पता नहीं था। जब तक वो रियलाइज़ कर पाते उससे पहले ही अमरावती की खोज हो गई थी। इसी वजह से जो भी वहाँ पे मूर्ति मिल रही थी, लोगों को पता था नहीं कि कैसे क्या क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, ले आके अपने गार्डन्स में सजा रहे हैं, अपने घर में लगा रखी है मूर्ति लगा के कि घर सुंदर हो जाए। तो जब इंपॉर्टेंस समझ में आई तो गलती का पता चला। इसलिए जब सांची की खोज हुई 1818 में, तो उसके जो 3, अगर हम बात करें 4 में से 3 गेटवे आज भी खड़े हुए हैं वहीं पर, जबकि जो 4th गेटवे है वो उसी जगह पर गिरा हुआ है ना। ये गिर गया था इसलिए वहीं पे गिरा हुआ मिल रहा है। और जो माउंड है यानी उसके ऊपर का जो टीला है वो बहुत अच्छी कंडीशन में आज भी है। Even so, it was suggested that the gateway being taken to either Paris or London, finally a number of factors helped to keep Sanchi as it was. देखो, लेकिन कई बार सजेस्ट किया गया कि इसके जो गेटवे हैं उन्हें पेरिस ले जाया जाए, लंदन ले जाया जाए, लेकिन कई ऐसे फैक्टर्स थे जिसने सांची को अपनी जो कंडीशन थी जैसे वो बना था वैसे ही रहने में मदद करी। जबकि महाचैत्य है ना, वेयर इज द महाचैत्य, जो सबसे बड़ा चैत्य था, मतलब सांची से भी बड़ा चैत्य था अमरावती का, वो अपनी मतलब अपनी इंपॉर्टेंस नहीं बना पाया। उसकी ग्लोरी हल्के हल्के कर ख़त्म होती चली गई, डिन्यूड हो गई, ख़त्म हो गई। ठीक है, तो देखना सांची अभी भी सर्वाइव कर गया जबकि अमरावती नहीं कर पाया। रीज़न क्या क्या थे। सांची की खोज स्कॉलर्स के ये समझने के बाद में हुई कि जो आर्टिफैक्ट्स मिल रहे हैं उन वो कितने क्रिटिकल होते हैं किसी जगह को लेकर, या जो भी फाइंड्स मिल रहे हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। जबकि अमरावती की बात करें तो अमरावती की खोज ये समझने से पहले ही हो गई थी। दूसरा, सांची वो अमरावती के स्कल्पचर्स को ब्रिटिशर्स ने अपने गार्डन्स में सजाने के काम में लिया, स्लैब्स को अलग अलग जगह भेज दिया गया, है ना। जबकि सांची के टाइम पर लोगों को ये समझ चुके थे कि अब अगर इनके हमें वहाँ पर दूसरी जगहों पर ले जा रहा है तो उनकी प्लास्टर कॉपी वहाँ पर ले जाई जा सकती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस और प्लास्टर का वैसे ही बनाओ और वैसे करके ले जाओ, दिखा देंगे वहाँ पर कि इंडिया में इस तरीके की मूर्ति थी। तो इस तरीके से बेटा सांची सर्वाइव कर गया, लेकिन अमरावती सर्वाइव नहीं कर पाया।